जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त आर के बैंकिंग उड़ान से। हम लेके आए हैं एक सीरीज बैंकिंग अवेयरनेस और स्टैटिक बैंकिंग। आज हम कवर कर रहे हैं उसमें एक टॉपिक हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। इससे पहले वीडियोस में हमने देखा कि कैसे नेशनलाइजेशन हुआ, कैसे आरबीआई ने टेक ओवर लिया एसबीआई में, उसके बाद कैसे सब्सिडरीज बैंक आए, कैसे आरआरबी आए। चलिए शुरू करते हैं एक क्विक रिवीजन के साथ। सबसे पहले हमने देखा 17वीं सेंचुरी, जिसमें हमने देखा कि कैसे फॉरेन ट्रेडर्स आए, यूरोपियन ट्रेडर्स आए, इंग्लिश ट्रेडर्स आए और अपने यहाँ पे एक एजेंसी लगाए जो एक काम करती थी एक ट्रेड के लिए, ट्रेडर्स के लिए और एक फाइनेंशियल फर्म्स की तरह। उसके बाद हमने देखा 1770 में एक एजेंसी हाउस ने अपना बैंक बनाया जिसका नाम रखा बैंक ऑफ हिंदुस्तान। 1770 उसके बाद वो बंद हो गया 1832 में। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला कि मैं अपना खुद का बैंक लगाऊंगी जिसका नाम रखा बैंक ऑफ बंगाल। उसके बाद बैंक ऑफ बॉम्बे आया 1840 में, और कैसे 1843 में बैंक ऑफ मद्रास ने कैसे रीजनल जो बैंक्स थे उनको टेक ओवर करके एक अपना एक स्टैब्लिश्ड ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना बैंक बना लिया। उसके बाद हमने देखा कैसे इलाहाबाद बैंक 1865 में आया। औध कमर्शियल बैंक और अवध कमर्शियल बैंक की सिर्फ एक ही ब्रांच थी जिसमें वो ऑपरेट करते थे, फैजाबाद में। पंजाब नेशनल बैंक 1895। स्वदेशी मूवमेंट 1906 से 1911 में कौन कौन से बैंक उस मूवमेंट में क्रिएट हुए, और आखिरी का जो बैंक बना सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वो बन गया एक स्वदेशी बैंक, जिसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हम कवर भी करते हैं कि विच वॉज द बैंक वॉज ट्रूली स्वदेशी। द आंसर इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया नोन फॉर कि भाई उन्होंने लंदन में अपनी सबसे पहली एक ब्रांच ओपन करी थी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड बाय फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कैसे तीनों प्रेसिडेंसीज बैंक को मिला के 1921 में एक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया। उसके बाद आरबीआई एक्ट आया 1934 में। उसके बाद देखेंगे आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में विद इनिशियल कैपिटल ऑफ 5 करोड़। आफ्टर इंडिपेंडेंस जो प्रीवियस एक्ट्स थे, ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ओनरशिप एक्ट था और कंपनीज एक्ट 1949 था। स्टेट बैंक का जो एक्ट था 1955, उसमें कैसे हमने स्टेट बैंक ने जो अपनी नेशनलाइजेशन करी, गवर्नमेंट ने नेशनलाइजेशन स्टार्ट करी। उसके बाद हम देखेंगे कैसे जो उनके सब्सिडरीज बैंक थे 1959 में जो मल्टीपल 8 सब्सिडरीज बैंक थे उसमें फिर एक मर्जर हो गया था। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और स्टेट बैंक ऑफ जयपुर को मर्ज कर दिया था, फिर एक ही बना दिया था। ये सारी मैं प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुका हूँ, प्लीज़ वॉच कीजिए। और फिर फर्स्ट नेशनलाइजेशन आया 1969 में। फिर उसमें नेशनलाइजेशन में कौन कौन से बैंक्स थे, जो 14 स्टार्टिंग के जो 14 नेशनलाइजेशन बैंक्स थे उनको कैसे कवर अप किया। फिर रीजनल रूरल बैंक में एम नरसिम्हन कमेटी के रिकमेंडेशन से रीजनल रूरल बैंक बनाए ताकि रूरल एरिया में जाके बैंकिंग कर सके कोई भी पर्सन, और ईज ऑफ पॉलिसीज ट्रांसफर हो और डायरेक्ट बेनिफिट्स जो थे जो जनरल पब्लिक तक मिले। फिर सेकंड नेशनलाइजेशन आया जिसमें 200 करोड़ से ऊपर के डिपॉजिट्स वाले बैंकों को फिर से 6 बैंकों को फिर से उन्होंने टेक ओवर किया, ऐसे नेशनलाइज बनाया 1980 में। फिर आए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इन सब के बाद अब आज हम जो कवर करने वाले हैं वो करने वाले हैं इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स 1991। क्या हुआ 1980 के बाद हमने इकोनॉमी अपनी ओपन नहीं करी थी, प्राइवेट प्लेयर्स के लिए हमने इकोनॉमी ओपन नहीं करी थी, हम सिर्फ नेशनलाइजेशन में ही कर रहे थे, प्राइवेट प्लेयर्स को हटा रहे थे। तो उसी दौरान क्या होता है 1980 से 1990 में 10 साल के बीच में वी आर डेप्रिशिएटिंग, एक इकोनॉमिक क्राइसिस आता है इंडिया में जिसमें हमारे जो फिस्कल डेफिसिट थे बहुत ज़्यादा हो गए थे। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स भी हमारे पास इंपोर्ट करने के लिए तक कुछ हमारे पास जो बैलेंसेस थे वो बहुत कम थे। तो इमीडिएट बेसिस पे उस टाइम के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह, इन सब ने एक रिकमेंडेशन निकाली कि क्यों ना हम एक रिफॉर्म्स लाए, एलपीजी रिफॉर्म्स, एक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए जो आज से हम पढ़ते हैं, जिसे एक मॉडर्न बैंकिंग के नाम से भी जाना जाता है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991, और जो हमारे उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह। और ये क्यों लाए थे हम, एलपीजी रिफॉर्म्स क्यों लाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि एक इकोनॉमिक क्राइसिस था हमारे यहाँ पे और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स थी वो डेफिशिएट हो रही थी, लो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था और हाई इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा था, क्योंकि हम जो थे वो
ओपन मार्केट में नहीं थे, हम कनेक्टेड नहीं थे वर्ल्ड से इन टर्म्स ऑफ कि प्राइवेट प्लेयर्स हमारे यहाँ पे आए और वो अपना कंट्रीब्यूशन दे, डिमांड सप्लाई में अपना पार्ट रखें। नहीं, हम एक क्लोज्ड इकोनॉमी थे, हम सिर्फ ट्रेड करते थे एज अ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, और बाहर की कोई भी एंटिटी को अंदर नहीं आके काम करने का अलाउड भी नहीं था तो उनको लाइसेंस लेना पड़ता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से काम करने के लिए। तो एलपीजी रिफॉर्म्स जो थे, जो आज हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पढ़ रहे हैं, वो क्या थे? एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब ये था कि जो हमने इकोनॉमी इतनी क्लोज्ड कर रखी है उसको ओपन करना, अपने लिए जो लाइसेंसिंग हमने जो रखी हुई थी वो कम करना, और एक पब्लिक के लिए, एक एंटिटीज के लिए, फॉरेन एंटिटीज के लिए अपना एक जो रूल्स एंड रेगुलेशन था वो कम करना। उसके बाद आया प्राइवेटाइजेशन। हम बहुत सारे नेशनलाइजेशन कर चुके थे, हमारे मल्टीपल बैंक्स नेशनलाइज हो चुके थे, बैंक को डेफिसिट हो रहा था। क्यों? क्योंकि जो बैंक्स थे वो इनएफिशिएंट थे, एफिशिएंसी कुछ नहीं थी उसमें, और जो उनकी प्रोडक्टिविटी थी वो भी बहुत ज्यादा कम थी। तो बैंक एम नरसिम्हन कमेटी में ये भी पता गया कि कैसे, आगे आप देखोगे तो एम नरसिम्हन कमेटी में ये भी बोला गया कि जो प्राइवेटाइजेशन है वो भी आप कैसे कीजिए। बैंकिंग प्राइवेटाइजेशन हुआ उसके बाद, और फिर ग्लोबलाइजेशन। हमारे यहाँ पे फॉरेन प्लेयर्स को बोला गया कि आप हमारे यहाँ पे आइए। एक फॉरेन अपनी जो एंटिटीज थी उनको इनवाइट किया गया कि आप, इंडिया इज नाउ ओपन, आप आइए हमारे यहाँ पे काम कीजिए, अपनी एंटिटीज स्थापित कीजिए और एक तरीके से बिजनेस कीजिए। इन सारी डिटेल्स के बाद एलपीजी रिफॉर्म्स जो हमारे यहाँ पे 1991 में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, उसके बाद एक मल्टीपल बैंकिंग चालू हो जाती है। हमारे यहाँ पे मल्टीपल बैंक्स को आने वाले टाइम में लाइसेंस दिया जाता है कि आप ओपन होइए, बैंकिंग ओपन कीजिए। तो इसी दौरान क्या होता है, 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स अनाउंस होने से पहले एम नरसिम्हन कमेटी बनाई जाती है। उसमें क्या होता है कि बहुत सारे मल्टीपल एरिया में कमेटी को बोला जाता है। 9 बंदों की कमेटी होती है, 9% कमेटी होती है, जिसमें जो चेयर कर रहे होते हैं वो एम नरसिम्हन राव होते हैं, जो पहले गवर्नर भी थे। वो क्या करते हैं, मल्टीपल एरियाज में वो अपनी रिकमेंडेशन देते हैं। एक रिकमेंडेशन होती है उसमें से बैंकिंग रिकमेंडेशन। नरसिम्हन कमेटी 1991, जिस कमेटी को हम कमेटी ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम से भी जाने जाते हैं, सीएफएस बोलते हैं इस कमेटी को। और जो ये फर्स्ट कमेटी थी जो कंसीडर कर रही थी 9 मेंबर्स की कमेटी, किस लिए? स्ट्रक्चर के लिए, फंक्शनिंग के लिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन बैंक्स के लिए। मैंने आपको बताया था कि इसमें मल्टीपल एरिया में जो एम नरसिम्हन को बोला गया कि आप एक हमें डिटेल रिपोर्ट, कमेटी के रिपोर्ट हमें दो, ताकि हम देख पाएं कि इस कमेटी में क्या क्या था और इस कमेटी में क्या क्या आप रिकमेंडेशन दे रहे हो। हम बाद में डिस्कस करके वो इम्प्लीमेंटेशन जरूर करेंगे। उसके बाद जो था वो एक फाउंडेशन रखा गया, किस लिए? लिबरलाइजेशन ऑफ बैंकिंग, एम टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, कम्पिटिटिवनेस एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इसने रिकमेंडेशन दी, और वो जो रिकमेंडेशन थी वो बेस किस पे थी? एक लिबरलाइजेशन, यानी कि जो गवर्नमेंट बैंकिंग थी वो ओपन, प्राइवेट के लिए भी ओपन हो गई थी। दूसरी, इम्प्रूव एफिशिएंसी, जब मार्केट में प्राइवेट प्लेयर आएंगे ऑटोमेटिकली एफिशिएंसी बढ़ेगी। एफिशिएंसी किस लिए बढ़ेगी? जब मार्केट में जो प्राइवेट बैंक होंगे वो अच्छी सर्विस देंगे, कम इंटरेस्ट रेट पे और हाई इंटरेस्ट रेट पे एफडीज होंगी, कम इंटरेस्ट रेट पे लोन्स दिए जाएंगे। तो मार्केट में कम्पिटिटिवनेस आएगा, तो ऑटोमेटिकली जो पब्लिक प्लेयर्स हैं वो भी अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव करेंगे, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करेंगे, सर्विस इंप्रूव करेंगे। और जब कम्पिटिटिवनेस, जब मार्केट में मल्टीपल प्लेयर्स आएंगे तो उनके बीच आपस में कम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा, क्योंकि नए कस्टमर को ऑनबोर्ड करने के लिए। एम नरसिम्हन, इनका नाम जो था एम नरसिम्हन, वो कौन थे? वो एक गवर्नर थे, हमारे यहाँ के 13th गवर्नर थे, जिन्होंने 2 मई 1977 से 30 नवंबर 1977 तक अपनी सर्विस दी एज अ गवर्नर ऑफ इंडिया, और इनकी रिकमेंडेशंस हर जगह मानी भी जाती हैं। अब जो इस स्लाइड में हम देखेंगे, इन्होंने जो रिकमेंडेशंस दी थी उनका क्या हुआ, उन पे जो रिकमेंडेशंस थी उनका बेस क्या था, कैसे उनसे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी मार्केट में, कैसे हमारी मार्केट जो है वो ओपन होगी। रिडक्शन इन एसएलआर एंड सीआरआर। क्या हो रहा था हमारे यहाँ पे बैंकों में? उस टाइम प्राइवेटाइजेशन नहीं था, ग्लोबलाइजेशन नहीं था, तो उसमें जो नेशनलाइज्ड बैंक थे उनके यहाँ पे हाई एसएलआर और सीआरआर रेट थे। एसएलआर वो होता है, सपोज मेरे बैंक के पास 100 रुपए हैं, उसमें से मेरे पास 40 रुपए एसएलआर में है, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, यानी कि मैं पब्लिक में सिर्फ 60 रुपए ही बांट पाऊंगा। और उसमें सीआरआर भी हम 5% रख लेते हैं, यानी कि मेरे पास इन टर्म्स ऑफ कैश 5 रुपए हमेशा होने चाहिए अगर किसी को जरूरत हुई। तो
इन ये जो टर्म्स थी ये बहुत ज़्यादा हाई थी, ताकि इनकी वजह से हम पब्लिक में, इकोनॉमी में पैसा नहीं निकाल पा रहे थे। तो पहली रिकमेंडेशन यही थी कि हम रिड्यूस करें एसएलआर और सीआरआर को, ताकि इकोनॉमी में, हमारी इकोनॉमी में जो डिमांड है उसके उसके विपरीत एक सप्लाई बनी रहे पैसों की, ताकि एक जो इंटरेस्ट रेट है वो भी अच्छा रहे। फेजिंग आउट डायरेक्ट क्रेडिट प्रोग्राम, इसके अंदर क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया implemented credit program that compelled banks to set aside funds to needy and poor sector of decreased rate। इसमें ये रिकमेंडेशन दी गई कि जो हम लो इंटरेस्ट रेट पे अपने एक सेक्टर को हम लोन बांट देते हैं, कई बार लोन माफ कर देते हैं, या किसी का एक लोन आया सब्सिडाइज रेट पे दे दिया, उसकी वजह से बैंकों को एक लॉस हो रहा था, तो हमें इसको बंद करना चाहिए। इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन, पहले जो इंटरेस्ट रेट होता था वो डिमांड सप्लाई से नहीं बन रहा था। आज जो आरबीआई जो इंटरेस्ट रेट ऑफ देती है वो इन्फ्लेशन की वजह से देती है, डिमांड और सप्लाई की वजह से हमें इंटरेस्ट रेट पता लगता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारे जो रेट्स हैं वो हमें एक मार्केट डिटर्मिनेशन से पता लगता है, मार्केट डिटरमाइंड होता है। लेकिन पहले क्या होता था, पहले गवर्नमेंट डिसाइड कर रही होती थी, गवर्नमेंट का एक वर्टिकल डिसाइड कर रहा होता था कि इसमें क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा जाएगा, क्या नहीं रखा जाएगा, क्या इन्फ्लेशन से कितना हम रेट ऑफ परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट रखेंगे मार्केट में। तो इट वाज ऑल डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन इस कमेटी ने बोला कि हमें जो इंटरेस्ट रेट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डिटर्मिनेशन हटाना होगा, और हमें खुद से ही मार्केट में जो डिमांड और सप्लाई है उसी से ही अटैच भी करना होगा। Establishment of ARF Tribunal, the committee suggested establishment of ARF Tribunal, Asset Reconstruction Fund। इसमें क्या होता है, जो हमारे बैड डेट्स होते हैं, जो कंपनी का लॉस हो गया होता है, उनको रिकवर कैसे किया जाए, उसके लिए एसिड रिकंस्ट्रक्शन फंड बनाया जाता है, जो हमारी हेल्प करता है जो बैड डेट्स को रिकवर करने में, जो भी डाउटफुल डेट्स भी हो जाते हैं उनको भी कवर करने में। जैसे द फंड्स टू टेक ओवर द प्रोपोर्शन ऑफ बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स फ्रॉम द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जब हम डाउटफुल डेट्स, और ये जो मैं टर्म्स हैं ये आगे जाके आपको पढ़ाऊंगा, इनका मतलब क्या है, ये हमारे लिए कैसे यूजफुल है। इसमें हम रिकमेंडेशंस में ये आया था कि जो भी एआरएफ, जो हमारे डाउटफुल डेट्स होते हैं, डेट्स वो होते हैं कि मैंने किसी को लोन दिया, वो मेरे लिए डेट है, ठीक है, बैंक के लिए वो डेट है, वो नहीं दे रहा वो सामने से, तो वो एनपी हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। वो मेरा एसेट था, वो नहीं आ रहा, वो डाउटफुल डेट में आ गया, या वो आगे जाके ऐसा करेगा कि वो नहीं देगा हमारे पैसे वापस, तो वो नो डाउटफुल एसेट्स में आ जाता है, एनपीए में आ जाता है, और बैड डेट्स में आ जाता है। रिमूवल ऑफ डुअल कंट्रोल, रिमूवल ऑफ डुअल कंट्रोल में ऐसा था कि पहले क्या होता था, एक डिवीजन बनाया गया हमारे यहाँ पे, बैंकिंग डिवीजन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एक डिवीजन बना दिया था छोटा सा, और साथ में ही आरबीआई भी था जो बैंकों को रेगुलेट भी कर रहा था। लेकिन इनके बीच कॉन्ट्राडिक्शन था। कैसे, बैंकिंग डिवीजन और आरबीआई मिलके दोनों चला रहे थे, किनको, बैंक्स को। हमारे पास रेगुलेटरी की कोई एक पावर नहीं थी। आरबीआई जो बैंकिंग डिवीजन बोलता था वो आरबीआई करता था, आरबीआई फिर नीचे रेगुलेट करता था। एक इसमें बोला गया कि हमें डुअल कंट्रोल को हटाना होगा, हमें आरबीआई को एक रेगुलेटरी पावर देनी पड़ेगी और आरबीआई को एज अ ऑटोनोमस एंटिटी बनाना होगा। तो तुरंत ही इस चीज को माना गया और आरबीआई के पास कंट्रोल दिया गया। मोर फ्रीडम्स टू बैंक, उस टाइम सारे जो बैंक्स थे वो पब्लिक सेक्टर बैंक थे और ज्यादा प्राइवेट सेक्टर बैंक नहीं थे, तो जो कंट्रोल था, जो डिसीजन मेकिंग थी वो गवर्नमेंट के पास थी, हर किसी बैंक की। बताया था ना, बैंकिंग डिवीजन जो बनाया गया उसके पास सारी पावर होती थी। तो इस कमेटी में बोला गया कि जो भी नेसेसरी चीजें हैं, जो भी नेसेसरी डिमांड्स हैं, वो सब कुछ हटाई जाए, फालतू में कोई भी चीजें थोपी ना जाए। बैंकों को बोला जाए कि आप अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव करो, आप अपने ऊपर जो भी नेसेसरी स्टेप लिए जाएं आप वो लीजिए, ताकि आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो सके, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो सके, और ताकि वो मार्केट में ग्रो कर पाए। अब आते हैं नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंकिंग सेक्टर। इसमें बैंकिंग सेक्टर को रीऑर्गेनाइज करने के लिए बोला गया। कैसे, रिड्यूस द नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन एंड मर्जर। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे कुछ बैंक ऐसे थे जो बहुत ज्यादा लॉस में चल रहे थे, उनके एनपीए बहुत ज्यादा ऊपर थे। एनपीए बताया मैंने, जो पैसे नहीं देगा वो एनपीए कस्टमर हो जाता है हमारे लिए। मेरे पास
कुछ 10,000 रुपये मैंने लोन लिया है किसी बैंक से और मैं नहीं दे पा रहा हूँ, 3 महीने हो जाते हैं, 90 दिन से ऊपर हो जाते हैं, तो मैं एक एनपीए हो जाता हूँ बैंक के लिए। तो काफ़ी बैंकों के एनपीए बहुत ज़्यादा थे, बैड डेट्स बहुत ज़्यादा थे। तो उसमें क्या हुआ कि कमेटी ने बोला कि ये जो ऐसे बैंक्स हैं जो लॉस मेकिंग बैंक हैं उनको एक बड़े बैंक में मर्ज कर दो, ताकि जो बैंक है उनका कैपिटल भी थोड़ा बढ़ जाए बड़े बैंकों का, और जो इसका जो लॉस है वो भी बियर एक बड़ा बैंक कर पाए। 3 or 4 large public sector bank like SBI should become international, rest should become local banks and operate in special region। कमेटी का यह भी बहुत इंपॉर्टेंट मानना था कि क्यों ना हम 4 से 5 अपने इंटरनेशनल बैंक बनाएं। आज हम वो कर रहे हैं। इस कमेटी ने 1991 में जो बताया आज हम वो ही कर रहे हैं कि हम अपने बैंकों को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा रहे हैं ताकि वो बड़े बैंक बन सके, टॉप 10 में हमारी बैंकिंग आ सके। और प्राइवेट बैंकिंग, जैसे आज एचडीएफसी एक प्राइवेट बैंक है और टॉप 10 में आता है, क्यों ना हम अपने बैंकों को भी एक जो प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर बैंक है उनको भी टॉप 10 में लाया जाए। दैट वाज इन 1991। द कमिटी रिकमेंड नेशनल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ 8 to 10 नेशन वाइड बैंक्स। कमिटी ने बोला कि हमें 8 से 10 इंडिया के बड़े बैंक बनाने होंगे जो एक पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम कर सकें और उसमें प्राइवेट इक्विटी भी हम डाइल्यूट कर सकें, प्राइवेट को हम दे पाएं अपना पावर। RBI will permit the establishment of a new bank under the private sector if they confirm minimum startup capital. On the other hand, no new bank would be called nationalized bank। ये रिकमेंडेशन उसी के बाद से मानी गई। कैसे कि आगे जाके कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं होगा, उसके बाद होगा तो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर बैंक होगा। आरबीआई को बोला गया कि आप नेशनलाइज बैंकों को ना ओपन करके प्राइवेट सेक्टर बैंकों को आप लाइसेंस दीजिए ताकि वो ग्रो कर सकें, हमारे यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन आ सके। फॉरेन बैंक्स कैन ऑपरेट इन इंडिया बाय ईदर सब्सिडरीज और फुल्ली ओन्ड बैंक। फॉरेन बैंक हैज आल्सो सेट अप जॉइंट वेंचर विद इंडियन बैंक रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। बैंकिंग में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी होती है। आज हमारे यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग काफ़ी बैंक्स हैं जो आज ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया में। लेकिन 1991 में ये बोला गया कि क्यों ना हम फॉरेन बैंक्स को इंडिया में लाएं जो उनकी फॉरेन बड़े बैंक्स हैं, ताकि इंडिया में वो ऑपरेट कर सके। किस तरीके से? या तो कोई जॉइंट वेंचर बना लें, जब 2 बैंक मिलके एक काम करते हैं तो वो जॉइंट वेंचर होता है, या 2 एंटिटी मिलके साथ काम करें, इट्स कॉल्ड अ जॉइंट वेंचर। और या तो वो खुद ही अपना ऑपरेट पूरा ही सिस्टम यहाँ पे ओपन कर लें, या तो पूरा ही फुल्ली ओन्ड बैंक यहाँ पे खोलें, या अपनी कोई सब्सिडरी ला के यहाँ पे ओपन करना चाहें, ये सब कुछ कर सकते हैं। रिकमेंडेशन देने के बाद क्या हुआ कि आरबीआई ने बोला कि यार ये तो बहुत अच्छा हुआ है, गवर्नमेंट ने भी बोला कि इट्स अ वेरी गुड मूव, हम आपकी सारी रिकमेंडेशन मानते हैं। लेकिन एक रिकमेंडेशन नहीं मानी गई। कौन सी? जिसमें प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को 40% से कम कर 10% बोला गया था। वो रिकमेंडेशंस इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट और पब्लिक के वेलफेयर के लिए नहीं मांगनी गई। बाकी सारी हमने कुछ ना कुछ नरसिम्हन कमेटी से माना है। जैसे उसके बाद क्या होता है, 1993 उस टाइम हम यूटीआई बैंक को लाइसेंस देते हैं। पहला बैंक हमारे यहाँ पे यूटीआई बैंक था, उसके बाद इसका नाम चेंज होता है एक्सिस बैंक फॉर अ पब्लिक, ताकि पब्लिक को लगे कि ये हमारे लिए एक्सेसिबल है, तो उन्होंने नाम अपना चेंज किया बाद में एक्सिस बैंक। पहले इसका नाम यूटीआई बैंक था। 1994 एचडीएफसी बैंक, 1994 आईसीआईसीआई बैंक, और 1994 में इंडसइंड बैंक भी आया। 2003 में कोटक महिंद्रा बैंक, 2004 में यस बैंक, 2013 में भारतीय महिला बैंक। भारतीय महिला बैंक गवर्नमेंट बैंक था जो 2013 में पहला बैंक बना आफ्टर एलपीजी रिफॉर्म्स, जो गवर्नमेंट ने अपने नाम से खोला। 2014 बंधन बैंक, 2015 आईडीएफसी बैंक, बाद में इसका नाम चेंज हो गया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बन गया था। इसके बाद हमने देखा था कि 1991 में मर्जर्स की बात भी हुई थी, अमेलगमेशन की बात हुई थी, कि टेक ओवर्स की बात हुई थी, कि छोटे को बड़ा कोई एक्वायर कर ले। तो ऐसा हुआ भी। उस टाइम का बैंक था न्यू बैंक ऑफ इंडिया, जिसको मर्ज कर दिया गया था 1993 में पीएनबी में।
फिर 1993 में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को इलाहाबाद में मर्ज किया गया। फिर 2004 में ग्लोबल ट्रस्ट बैंक को ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में मर्ज किया गया। 2008 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र को एसबीआई में मर्ज किया गया। हमने देखा था कि 1990s में हमारे पास सिर्फ कितने बैंक जो एसबीआई के एसोसिएट्स बैंक बचे थे, वो 7 बचे थे। उसमें से एक हम 2008 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र को मर्ज कर देते हैं। 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर को भी मर्ज कर देते हैं। 7 में से 2 गए, 5। अभी हमारे पास सिर्फ एसबीआई के एसोसिएट्स बैंक 5 ही बचे थे, बाकी सब हमने मर्ज कर दिया था। अब आते हैं 2017 में। 2017 में हमने जो 5 एसोसिएट्स बैंक हमारे बचे थे जो मर्ज करने थे, वो मर्ज कर दिए गए एसबीआई में। उसी के साथ साथ जो 2013 में भारतीय महिला बैंक को बनाया गया था, वो भी मर्ज कर दिया था हमने एसबीआई में। अब आता है मेजर। 2019 में और 2019 में 4 बैंकों को हमारे यहाँ पे मर्ज किया गया। मेजर 4 बैंकों में जो मर्जिंग हुई वो काफी बड़े बैंक्स थे। इट वॉज अ ग्रेट मर्जर। कौन कौन से मर्ज हुए? सबसे पहला ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक को पीएनबी में मर्ज किया गया। आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक को यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज किया गया। सिंडिकेट बैंक को कैनरा बैंक में और इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में। ये सारा मर्जर हो गया। और इसी के साथ अभी आगे जो करंट क्या स्टेटस चल रहा है वो यही चल रहा है कि गवर्नमेंट आप भी लुक आउट कर रही है कि हम कुछ बड़े बैंक्स बनाएं, इंटरनेशनल लेवल पे बैंक्स बनाएं, जिनको मर्ज करके हमारे यहाँ पे एक बड़ा बैंक बन सके। तो काफी सारे रिकमेंडेशन अभी चल रही है। गवर्नमेंट इसके लिए लुक्रेटिव भी हो रही है कि क्या कौन कौन से बैंक हैं जिनको मर्ज कर सकते हैं। उनके लिए हम गवर्नमेंट ने डिवीजन एक रिकमेंडेशंस भी बनाई हैं कि भाई और अपने बैंकिंग मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये भी देख रही है आरबीआई से रिकमेंडेशन लेके कि हम किन किन बैंकों को मर्ज कर सकते हैं और एक बड़ा बैंक बना सकते हैं। लाइक एसबीआई अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है, बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाता है बैंक ऑफ इंडियन गवर्नमेंट के लिए। अब वो ऐसा चाहते हैं कि ये बड़े बैंक्स भी बने और सेम काम ये भी करें, क्योंकि हमारे यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन अब बढ़ रहा है, गवर्नमेंट का प्राइवेटाइजेशन बढ़ेगा। रिसेंटली में अभी हम न्यूज़ भी सुनते हैं कि कोई आईडीबीआई बैंक कब प्राइवेट होगा, उसमें एलआईसी का स्टेक है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक है। तो प्राइवेटाइजेशन के लिए गवर्नमेंट लुक्रेटिव है, कोई भी नेशनलाइजेशन बैंक नहीं कर रहे, बैंकिंग में नहीं हो रहा है। इसी के साथ हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग ऑफ इंडिया को हम करते हैं एंड। इसमें आपने काफ़ी कुछ कवर किया। 17वीं सेंचुरी से टुडे 2026 तक हम काफ़ी कुछ कवर कर रहे हैं। काफ़ी कुछ चीज़ें हमने देखी हैं, कैसे रिफॉर्म्स आए, क्या क्या हुआ, कौन कौन सा मर्जर हुआ और आगे कुछ मर्जर होगा तो मैं उसकी वीडियोस भी आपके लिए तुरंत बना दूंगा। इसके साथ साथ हमारी गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल इंक्लूजन पे काफ़ी कुछ ध्यान दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने लिए और पब्लिक के लिए काफ़ी योजना भी लेके आती हैं, जिनको गवर्नमेंट स्कीम्स भी बताते हैं। वो मैं आने वाली वीडियोज़ में वो भी कवर करूँगा। अगली वीडियोज़ में हम जरूर देखेंगे कि क्या क्या हमारे अलग पेंडिंग जो टॉपिक्स हैं वो जरूर हम सारे कवर करेंगे। इसी के साथ स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।